everyone, welcome back to Magnet Brains. My name is CS Payal Popli and इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 11th का एंटरप्रेन्योरशिप सब्जेक्ट का थर्ड चैप्टर एंटरप्रेन्योरियल जर्नी का टॉपिक बिजनेस आइडियाज का सब टॉपिक जनरेटिंग बिजनेस आइडियाज। ओके, सो बेसिकली हमने पिछले वाले वीडियो में पढ़ा क्या बिजनेस आइडियाज से रिलेटेड मिसकंसेप्शंस और उनकी रियलिटीज़, और वहाँ मैंने आपको बताया भी था कि बिजनेस आइडियाज़ एक टॉपिक है जिसके अंदर सब टॉपिक्स हैं बहुत सारे। सो पहले वाला सब टॉपिक हमने फर्स्ट वीडियो में निपटा लिया। अब सेकंड सब टॉपिक हम यहाँ पे देखने वाले हैं जनरेशन के रिगार्डिंग। ठीक है, देखिए, अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियो नहीं देखा या इस चैप्टर के दो पहले जो वीडियोस बने हुए थे वो नहीं देखे तो वो जाके फट से देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इससे पहले हम 2 चैप्टर्स ऑलरेडी निपटा चुके हैं तो वो भी आप अपने एंड पे निपटा लीजिए प्लीज़ कृपया करके, क्योंकि अगर वो नहीं पढ़ेंगे आप अच्छे से तो आगे की जर्नी आपकी एंटरप्रेन्योरशिप की उतनी स्मूथ नहीं रहेगी। ओके, चलिए अब बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं हम हमारे जनरेटिंग बिजनेस आइडियाज़, या फिर आपकी बुक में जनरेटिंग आइडियाज़ करके भी टॉपिक मेंशन हो सकता है, दोनों सेम ही हैं, दोनों एक ही बात बोल रहे हैं। ठीक है, देखिए ये बोलते हैं कि कोई इंसान जब सोचता है कि मुझे बिजनेस करना है, फॉर से मैंने या आपने सोचा कि मुझे बिजनेस करना है, छोड़ो पढ़ाई, अब हो गया, बहुत पढ़ लिया हमने, अब हमें और नहीं पढ़ना है, अब हमें जाना है बिजनेस लाइन में। तो सबसे पहले जो एक चीज़ आपके सामने आके खड़ी होगी, एक क्वेश्चन जो आपके सामने आके खड़ा होगा वो ये होगा कि किस फील्ड का बिजनेस करना है, कौन से फील्ड में जाना है, किस चीज़ का बिजनेस करूं, किस प्रोडक्ट में डील करूं, किस सर्विस के रिलेटेड अपना वेंचर स्टार्ट करूं, ये क्वेश्चन आएगा। अब जब ये क्वेश्चन आएगा तो ये क्वेश्चन आपके सामने जरूर आएगा कि उस आइडिया को जनरेट कैसे करूं। मतलब मैंने सोच लिया कि मुझे आइडिया जनरेट करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू स्टार्ट विद अ बिजनेस वेंचर, लेकिन वो आइडिया जनरेट होगा कैसे, कैसे मैं अपने दिमाग में लाऊं कि मुझे इस प्रोडक्ट में डील करना है या इस सर्विस में डील करना है। तो वो जनरेशन की जो प्रोसेस है ना, वो पूरी की पूरी यहाँ पे हम पढ़ेंगे। और ये यहाँ पे बोल रहे हैं, after clearing some of its initial misconceptions about ideas, it's time to look at the process involved with generating ideas. एक बार हमने जो misconceptions और realities देख ली हैं, उसके बाद हमें आइडिया जनरेशन की प्रोसेस पे आगे वर्क करना चाहिए। जनरेटिंग आइडियाज इज एन इनोवेटिव एंड क्रिएटिव प्रोसेस। आइडिया जनरेशन बहुत ही इनोवेटिव और क्रिएटिव प्रोसेस होता है, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें दिमाग भी लगता है, आपको नई चीज़ों के बारे में सोचना भी पड़ता है, आपको अपनी क्रिएटिविटी भी इस्तेमाल करनी पड़ती है। Initially, it seems difficult to think of many ideas and it will take some time, not only in beginning stage of the entrepreneurial venture but also throughout the life of the business. ना ही सिर्फ इनिशियली बिजनेस स्टार्ट करने से पहले बल्कि उसको थ्रू आउट रन करने के लिए बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, बहुत सारी चीज़ों पे सोच विचार करनी पड़ती है। The process of generating ideas, we are going to discuss where ideas come from, ways to generate ideas and role of structured approach, analysis and intuition. यहाँ पे हमें कौन कौन से टॉपिक्स पे फोकस करना है, कौन डिस्कस वेयर आइडियाज कम फ्रॉम, मतलब आइडियाज कहाँ से आ सकते हैं, वेज टू जनरेट आइडियाज, डिफरेंट तरीके कौन से हो सकते हैं आइडियाज जनरेट करने के लिए, और स्ट्रक्चर्ड अप्रोच का क्या रोल बनता है, और एनालिसिस और इंट्यूशन का क्या रोल है। एनालिसिस और इंट्यूशन लास्ट 2 टॉपिक होंगे इस पर्टिकुलर वीडियो के। उससे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं वो वेज टू जनरेट आइडियाज और डिफरेंट जो हमारे वो हैं, मतलब एरियाज हैं, सोर्सेज हैं जहाँ से आइडियाज आ सकते हैं, वो सब देखेंगे हम। ठीक है, सो ये सारे टॉपिक इसी एक वीडियो में आएंगे। सो फर्स्ट पॉइंट इसमें है वेज टू जनरेट आइडियाज में द डिफरेंट स्ट्रक्चर्ड अप्रोचेस दैट माइट बी अडॉप्टेड टू जनरेट आइडियाज आर एनवायरमेंट स्कैनिंग। चलिए अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, और एग्जाम्पल किसका लेंगे हम, हमारे फेवरेट अमे सर का। सो हम ले रहे हैं एग्जाम्पल अमे का। अब अबे ना बहुत टाइम से MB में जॉब कर रहे हैं, ठीक है, मैग्नेट ब्रेन्स में। हम दोनों ने ऑलमोस्ट सेम टाइम पे ही ज्वाइन किया था, ऐसे मानिए। तो जब से मैं यहाँ पे हूँ हमें भी यहाँ पे। तो इसने बोला यार अब ना लाइफ में थोड़ा मज़ा चाहिए, मतलब थोड़ा हटके कुछ करना है, थ्रिल वाला काम करना है, बोर हो गए जॉब करते करते। तो इसने बोला क्यों ना मैं अपना बिजनेस शुरू कर लूँ, मतलब कोई नई चीज़ शुरू कर लूँ, एंटरप्रेन्योर बन जाऊँ। बहुत अच्छा आइडिया था, बिजनेस शुरू करेगा, मतलब कुछ नया लेके आएगा देश दुनिया के लिए, इनोवेशन लेके आएगा, ग्रेट।
बट इसके घर में आज तक किसी ने भी बिजनेस नहीं किया था। ही इज गोइंग टू बी द फर्स्ट मैन इन हिज हाउस जो बिजनेस करेगा। तो अब ऐसे सिनेरियो में देखो, तुम्हारे पापा, तुम्हारे दादा अगर कोई बिजनेस करते आ रहे हो तो तुम्हें सोचना ही पड़ता ज़्यादातर, आप उसी बिजनेस में लग जाते हो। लाइक जो हमारे ज्वेलर्स हैं जिनसे हम ज्वेलरी परचेज करते हैं, उनकी शॉप पुश्तों वाली पुरानी है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, मतलब बहुत पुरानी है। उनके ग्रैंड पेरेंट्स ने वो शुरू की थी, फिर उनके बाद उनके बच्चे बैठे, उनके बच्चे बैठे, उनके बच्चे बैठे, अब जो लोग बैठ रहे हैं वो अपने बच्चों को तैयार कर रहे हैं उसी शॉप पे बैठने के लिए। तो वो लगातार एक ही बिजनेस में इन्वॉल्व रहते हैं। बट जिनके घर में कोई भी बिजनेस नहीं करता, अगर फर्स्ट टाइम उन्हें बिजनेस में आना है, तो उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो उनके सामने खड़ा रहता है वो ये होता है कि किस फील्ड में जाऊँ, कहाँ जाऊँ। तो अमेय के सामने भी यही था क्वेश्चन खड़ा कि कोई एक ऐसा आइडिया चाहिए जो उसे बता दे, क्लैरिटी दे दे कि उसे प्रोडक्ट में डील करना है या सर्विस में डील करना है, और प्रोडक्ट में डील करना है तो कौन से प्रोडक्ट में डील करना है, सर्विस में डील करना है तो कौन सी सर्विस में डील करना है। ये इसको चाहिए था। अब इसके लिए इसने क्या किया, इसने ना MBA अभी छोड़ा नहीं है, इसने अपनी ऑब्जर्वेशन प्रोसेस स्टार्ट कर दी है। ये अब लोगों को ऑब्जर्व करने लग गया है। ये मैग्नेट ब्रेन्स आता है, ये 100 लोग हैं मैग्नेट ब्रेन्स में बैठे हुए, सबसे इंडिविजुअली कभी ना कभी मौका मिलता है तो बात करने लग जाता है, बात करके उनकी चीज़ें जानने की कोशिश करता है, इन्फॉर्मेशन गेन करने की कोशिश करता है। आसपास लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है, कौन सी चीज़ों के लिए लोग क्रेव करें। जैसे बातों ही बातों में हम अक्सर अपने दोस्तों को बता देते हैं, काश ये चीज़ होती, काश ऐसा होता, काश वैसा होता। तो ये सारी चीज़ें वो सुनता था और नोट डाउन करता रहता। एक छोटी सी डायरी रखी हुई थी इसमें और उसमें नोट डाउन करता रहता था, और सारे इससे पूछते रहते थे क्या है इस खुफिया डायरी में, बताता नहीं था। इस खुफिया डायरी में वो सारी चीज़ें लिख रहा था जो उसको आइडिया जनरेट करने में मदद करेंगी। फाइनली इन सब चीज़ों के बेसिस पे इसको ये समझ में आया कि सबसे पहले तो मैं ये देखूं कि मुझे लड़की के प्रोडक्ट्स बनाने हैं या लड़के के प्रोडक्ट्स बनाने हैं, मतलब मेल को टारगेट करना है या फीमेल को टारगेट करना है। इसने बोला यार मेल लोग तो ज़्यादा शॉपिंग करते नहीं है, इनको हटाओ, फीमेल शॉपिंग में बहुत बढ़िया होती है, लेट्स मेक समथिंग फॉर देम। अब फीमेल्स के लिए बना रहा है चीज़ें, तो फीमेल्स को किस चीज़ की ज़रूरत होती है? ज़्यादातर फीमेल्स को आजकल मेकअप की ज़रूरत होती है। आजकल आई डोंट नो लोगों को क्या हो गया, वो ऐसे बिना मेकअप के रहना ही नहीं चाहते। एवरीबडी अप्लाइज थोड़ा या ज़्यादा मेकअप, सबको मेकअप ही चाहिए, ठीक है। सबको अपनी नेचुरल खूबसूरती को छुपा के आर्टिफिशियल खूबसूरत बनना है। सो मेकअप, और कौन से वाला, फिर से केमिकल फ्री मेकअप, मतलब जिसमें केमिकल ना हो, जो उनकी स्किन के लिए अच्छा हो। तो ये चीज़ इसको समझ में आई, तो इसने यहाँ से ये आइडिया, मतलब वहाँ से ये आइडिया पिक करके ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे केमिकल फ्री मेकअप बनाने के बारे में सोचा और उसी बिजनेस में अपना पैर रख दिया। क्या समझ में आया यहाँ पे कि जब कोई इंसान फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम बिजनेस करने के बारे में सोचता है या अपने एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करने के बारे में सोचता है, तो उसको आइडिया चाहिए होता है कि वो कौन से प्रोडक्ट या कौन सी सर्विस के टूवर्ड्स जाए। तो एक बहुत बढ़िया तरीका ये आइडिया जनरेट करने का होता है कि आप अपने आसपास की एनवायरनमेंट को स्कैन करो। आप जैसे ही अपने एनवायरनमेंट को स्कैन करोगे आपको पता चल जाएगा लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है, लोग किस चीज़ के लिए क्रेव करें। अल्टीमेटली अगर आप वही चीज़ लोगों को प्रोवाइड कर दोगे, इट विल बी like win-win, it will be a good thing for them, right? So यहाँ ये बोलते हैं one of the important techniques that can be used to generate ideas is environment scanning, the scanning of large amounts of information to detect emerging trends। एक बहुत अच्छा तरीका होता है इंफॉर्मेशन लेने का आइडियाज़ के बारे में एनवायरनमेंट स्कैनिंग से। दो ये सारी चीज़ें ना हमने फर्स्ट चैप्टर में हल्की फुल्की पढ़ी थी, यहाँ सब में डिटेल में बात करेंगे हम, ठीक है। द स्क्रीनिंग ऑफ लार्ज अमाउंट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन टू डिटेक्ट इमर्जिंग ट्रेंड्स, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो हम स्क्रीन करते हैं उससे हमें पता चलता है कि आजकल ट्रेंड क्या चल रहा है, मतलब इमर्जिंग ट्रेंड क्या होने वाला है, क्या ट्रेंड पे काम चल रहा है जो आगे चल के ट्रेंड में आएगा चीज़, ठीक है। ह्यूमंगस अमाउंट ऑफ information from popular news, magazines, reviews, government and consumer publications, trade publications, commercials, etc. will have to be scanned. The challenge in this method is not having too little information to scan, it's having too much. Okay, इस लाइन पे हम बाद में आते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइन है। उससे पहले ये चीज़ पे पढ़ो। ये बोलते हैं आजकल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए इतने सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। सबसे पहले तो इंटरनेट हो गया,
कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो तुम्हें सर्च करनी हो वो इंटरनेट पे ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। कुछ ना कुछ एस्पेक्ट तुम्हें मिल ही जाता है। उसके अलावा देयर आर मैगजीन्स, रिव्यूज़ होते हैं अलग अलग लोगों के प्रोडक्ट कंजम्पशन के बारे में या सर्विसेज के बारे में। गवर्नमेंट भी बहुत सारा डेटा अवेलेबल करा के रखता है। गवर्नमेंट की भी बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप का डेटा आराम से मिल जाता है। देन कंज्यूमर पब्लिकेशंस निकलते हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे पब्लिकेशंस निकलते हैं जो कंज्यूमर को टारगेट कर रहे होते हैं, ये कंज्यूमर के बारे में होता है, कंज्यूमर की चॉइसेस के बारे में होते हैं। वहाँ से ट्रेड पब्लिकेशन, मतलब ऐसे पब्लिकेशन जिनमें ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स मेंशन होते हैं, उनको भी आप रेफर कर सकते हो। कमर्शियल्स, मतलब बहुत सारे कमर्शियल्स भी आते हैं आजकल जिनसे आप इंफॉर्मेशन अगेन गेन कर सकते हो। तो ये सारी स्कैनिंग आपको करनी होती है। अब जो दिक्कत वाली बात है ना, वो ये नहीं है कि इंफॉर्मेशन कहाँ से मिल पाएगी। दिक्कत वाली बात है जो इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमारे पास है, उसको कैसे हम इस्तेमाल करें। देखो, टेक इट दिस वे, तुम एक शॉप पे गए हो, ठीक है, तुम्हें कल एक पार्टी अटेंड करनी है, यू कैन नॉट वेट फॉर ऑनलाइन शॉपिंग क्योंकि वो तो कल तक आएगी नहीं। तो आप एक मार्केट में गए हो जहां पे सिर्फ एक ही शॉप खुली है जहां से आपको कपड़े मिल सकते हैं। क्या बोला मैंने? कल तुम्हें एक पार्टी अटेंड करनी है, आज का दिन तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास क्लोथ्स नहीं है उस पार्टी में पहनने के लिए, तुम्हें आज क्लोथ्स खरीदने हैं, ऑनलाइन नहीं खरीद सकते क्योंकि वो 3 से 4 दिन बाद आएंगे। तो तुम्हारे पास सिर्फ आज की तारीख है जब तुम किसी एक पर्टिकुलर मार्केट में जाके खरीद सकते हो, और मार्केट में सिर्फ एक ही शॉप है जहाँ से तुम कपड़े ले सकते हो। मेरे साथ हुआ था एक बार ऐसा, लास्ट टू लास्ट बर्थडे, मतलब कोविड से पहला वाला जो मेरा बर्थडे था, उस पर मेरे को प्लान नहीं था कि मैं बर्थडे सेलिब्रेट करूँगी। आई डोंट नो, बर्थडे मंथ आते ही ना मेरे को यूँ होता है मुझे बर्थडे नहीं सेलिब्रेट करना, वरना पूरा साल आई क्रेव फॉर इट कि मेरा बर्थडे जल्दी आए जल्दी आए जल्दी आए। पर पिछले कुछ सालों से मुझे बर्थडे मंथ में आते ही यूँ होता है कि नहीं, वो बुढ़ापा आ रहा है ना, इस वजह से। सो आई डोंट लाइक सेलिब्रेटिंग माई बर्थडेज एनी मोर, ठीक है। तो मैंने कुछ ड्रेसेस वगैरह नहीं खरीदी थी, कोई प्रेपरेशन नहीं करी थी। तो उस टाइम पे ऐसा हुआ कि मेरी दी और मेरे जीजू मुझे सरप्राइज़ देने के लिए आ गए। तो दे वर लाइक नाउ तो वील हैव टू सेलिब्रेट इट। तो मेरे पास तो नई ड्रेस ही नहीं थी, और मैं जब तक अच्छी ड्रेस नहीं पहनी हूँ तब तक किसी भी अच्छी जगह जाना पसंद नहीं करती हूँ। तो फिर उस दिन मतलब हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, तो एक शॉप हमें मिली थी, वहाँ पे हमें 4 ऑप्शन मिले थे जिसमें से एक मुझे फोर्सफुली पिक करना पड़ा। आउट ऑफ दोज 4 वही सबसे सही लग रहा था, अदरवाइज़ वो वैसे मेरे टेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं था, बट आई बॉट इट बिकॉज ऑप्शन नहीं था। तो यही होता है ना नॉर्मली, 4 मतलब एक ही शॉप है, 4 ऑप्शन आपको दिखा रहे हैं, 2 आपको लग रहा है वो ऑप्शन आपके अप टू मार्क नहीं है, बट स्टिल यू हैव टू बाय इट बिकॉज आपके पास चॉइस नहीं है। ऑन द अदर साइड, अगर ऐसा मानो अभी तुम्हारे पास बहुत सारा टाइम है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, अब इतने सारे ऑप्शन अवेलेबल में से तुम्हें एक ड्रेस पसंद करनी है, कितना कम्बरसम होगा तुम्हारे लिए। वो 4 में से तुम्हें क्योंकि पता है कि और कोई चॉइस अवेलेबल नहीं है, तो तुम्हारा एकदम से वो चला जाएगा कि मुझे ये वाली चाहिए आउट ऑफ दीज 4। लेकिन वहीं पे 400 ड्रेसेस तुम्हारे पास हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन सारे ऑप्शंस हैं, ऑफलाइन में भी 10 दुकानें तुम्हारे पास हैं, तो तुम्हें एक ड्रेस चूज करने में कितना सारा टाइम लग जाएगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। तो यहाँ ये बोलते हैं कि जिस चीज़ पे इंफॉर्मेशन कम हो, तो वहाँ पे तो उस इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल किस तरीके से करना है, इसी को करना है, इस इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल, या किसी और इन्फॉर्मेशन को करना है, वो बहुत इजीली आपको पता चल जाता है। लेकिन जहाँ पे इन्फॉर्मेशन भर भर के है, वहाँ पे सही इन्फॉर्मेशन निकालना, सही इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करना टाइमली बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। आज के तारीख की जो सबसे बड़ी दिक्कत है ना, वो ये है कि इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, और उसे प्रोडक्टिवली इस्तेमाल करने के लिए पूरा पढ़ना पड़ेगा, जो रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम, तो वो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स ले लेता है आपके। सो इतने सारे ऑप्शन में से जो प्रॉब्लम आज, जो चैलेंज हम फेस कर रहे हैं, वो ये नहीं है कि इन्फॉर्मेशन बहुत कम है, बल्कि ये है कि इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, जिसमें से प्रोडक्टिव इन्फॉर्मेशन निकालना बहुत टाइम टेकिंग काम है। ठीक है, एक चीज़ और, पहले के ज़माने में ऐसा हुआ करता था कि किसी भी चीज़ पे इन्फॉर्मेशन मिलती बहुत कम थी, क्योंकि पहले इंटरनेट नहीं था, बुक्स में से आपको इन्फॉर्मेशन निकालनी पड़ती थी, सही बुक सही टाइम पे आपको मिल जाए, लाइब्रेरी में आपको सही बुक वही मिल जाए कि नहीं मिले, और इतने सारे लोग हैं उनमें आपको वो बुक मिले, बहुत सारी चीज़ें हो जाती थी ऐसे। बट आज की डेट में इंटरनेट की मदद से बहुत ईजी हो गई है लाइफ। ठीक है,
या फिर शायद बोल सकते हैं ज़्यादा डिफिकल्ट हो गई है. इट सीम्स लाइक अ लॉट ऑफ एफर्ट टू वर्क, बट इफ यू आर सीरियस अबाउट बीइंग अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर इन एक्शन, इट इज़ एनर्जी वेल स्पेंड. ये बोलते हैं दो इसमें बहुत एफर्ट्स लगते हैं, बहुत एनर्जी लगती है, लेकिन अगर आपको सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना है तो थोड़ा सा तो आपको एनर्जी यहाँ पे लगानी ही पड़ेगी. ठीक है, चलिए सेकेंड पॉइंट है हमारा क्रिएटिविटी एंड क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग. मतलब जो दूसरा तरीका है जहां से आप अपने लिए आइडिया जनरेट कर सकते हैं वो है क्रिएटिविटी और क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग. ओके, क्रिएटिविटी एंड क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग में ये बोलते हैं creativity is the ability to combine ideas in a unique way or to make unusual associations between the ideas. चलिए इस लाइन को समझते हैं हम. आपने कभी आइसक्रीम के पकोड़े खाए हैं? मतलब ऐसे मतलब एक स्कूप लेते हैं आइसक्रीम का, फर्स्ट ये आइसक्रीम की वो है, इसमें से एक स्कूप लेंगे आइसक्रीम का और उसे बेसन की कोटिंग में डिप करें, मतलब बेसन की कोटिंग करेंगे, बेसन के बैटर में डिप करेंगे, उसकी पूरी कोटिंग करेंगे और उसके बाद जो वो होती है क्या बोलते हैं उसको, तेल कढ़ाई तेल से भरी हुई उसके अंदर डाल देते हैं और फिर उसको पकोड़े का नाम दे देते हैं आइसक्रीम के पकोड़े. और जब उसको खाते भी है ना तो कट करते हैं तो आइसक्रीम ऐसे की ऐसी होती है, स्कूप के रूप में ही होती है, वो पिघलती नहीं है. और अभी तो मैंने कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम पे एक वीडियो देखी थी जिसमें वो जो अपन वो नहीं खाते व्हाट वी कॉल इट, जो वो रहते हैं स्टिक वाली आइसक्रीम्स रहती हैं, जैसे ऑरेंज चू वगैरह रहती है जो स्टिक के अंदर पूरी वो होती हैं, वैसे ही चॉकलेट वाली थी वो आइसक्रीम और उसको उसने डायरेक्टली डिप कर दिया था विदाउट एनी कोटिंग और फिर निकाला तो वो इंटैक्ट थी, बस ऊपर से थोड़ा लेयर अजीब सा हो गया था. मतलब कुछ भी हो रहा है आजकल, किसी की चीज़ के साथ कॉम्बिनेशन बिठाया जा रहा है. बहुत सारे ऐसे अनयूजुअल कॉम्बिनेशन आपने खाने के मामले में देखेंगे, जैसे वो पानीपुरी के अंदर चीज़ डाल के खिला रहे हैं लोग बाग आजकल, लाइक सीरियसली. बट ये भी कॉम्बिनेशन है, एक जो नया इजाद हुआ है, तो इसको क्रिएटिविटी का नाम दिया जा रहा है. ठीक है, हर चीज़ के ऊपर चीज़ डाल दो थोड़ा सा और उसको बोल दो कि ये तो भैया क्या हो रहा है, क्रिएटिविटी हो रही है. सो दैट्स क्रिएटिविटी ओनली, कि अनयूजुअल जो सोचा नहीं जा सकता था उन आइडियाज़ को कंबाइन कर देना, या ऐसा कोई आइडिया ढूंढ के आना जो दूसरों ने कभी सोचा ही नहीं था. दैट विल बी कॉल्ड एज योर क्रिएटिविटी. ठीक है, इट मीन्स क्रॉस थिंकिंग बाय सीइंग न्यू एंगल्स, कनेक्शंस एंड अप्रोचेस. मतलब नया एंगल वो करना और नई नई चीज़ों के बारे में सोचना. देखिए, जो चीज़ें पुराने तरीके से चले आ रही हैं वो चीज़ें तो वैसी चलती रहेंगी, लेकिन अगर आप उसमें कुछ तड़का ऐड कर देते हैं तो वो आपकी क्रिएटिव साइड बन जाती है. और इसी पर्टिकुलर क्रिएटिविटी की ज़रूरत होती है न्यू आइडियाज़ को जनरेट करने के लिए. ठीक है, The role of creativity and creative problem solving as structured technique for generating ideas that a number of specific creative approaches can be used. For instance, बहुत सारे अलग-अलग तरह के creative approaches होते हैं जिनका इस्तेमाल कर सकते हैं हम idea generation के लिए. जैसे first है attribute listing, in which entrepreneur develops a new idea by looking at the positive or negative attributes of the product or service or so on. First है मैं बोलती हूँ पहले के ज़माने में किसी इंसान को अगर हेयर कट के लिए जाना होता था तो उसे क्या करके जाना होता था. अब आई डोंट नो आपने वो समा देखा है कि नहीं देखा है, लेकिन मेरी जनरेशन की बात हो रही है. ठीक है, आपके जो एक जनरेशन पहले वाले लोग हैं उनकी बात हो रही है. तो हमारी जनरेशन में ऐसा होता था कि जब आपको हेयर कट करा के जाना होता था मतलब करवाना होता था तो आपको घर से बाल धो के आना पड़ता था. आप सेलों में ऐसे ही नहीं चले जाते थे कि भैया कर दो हेयर कट कर दो, नहीं, आपको पहले घर से शैम्पू वैम्पू करके धो धा के अच्छे से जाना होता था वहाँ पे, और वो सिर्फ हेयर कट करने का काम करते थे, मतलब कटिंग करने का काम करते थे. फिर किसी इंसान ने इस पर्टिकुलर सर्विस को देखा होगा और उसने सोचा होगा कि यार कोई इंसान अगर डायरेक्टली ऑफिस से लेट बाल कटवाने आ रहा है तो पहले वो घर जाए, अपने बाल धोए, उसके बाद आए.
ये तो हर बार पॉसिबल नहीं होगा। या कोई इंसान किसी इंपॉर्टेंट जगह जाने वाला है और उसको हेयर कट अर्जेंटली चाहिए, तो वो उसको पहले घर जाना पड़ेगा, क्योंकि आप कहीं पे भी तो अपने बाल नहीं धो सकते ना, घर ही जाके धोगे, सड़कों पे खड़े होके थोड़ी ना शैम्पू वैम्पू करोगे। सो मतलब एक एक्स्ट्रा टास्क हो गया। तो क्यों ना सैलून्स में ही हम ये रख दें, ये बाल धोने वाला सिस्टम। तो उसने एक सर्विस देखी, उसका एक नेगेटिव एट्रीब्यूट देखा कि भैया ये तो लोगों को घर जाना पड़ रहा है बार बार, और उससे आपको आइडिया आया कि हम एक नया तरह का सैलून खोलेंगे जिसमें हम बाल धोने का काम वहीं सैलून में ही करेंगे। क्या समझे? पहले के ज़माने में आपको हेयर कट कराने जाने के लिए पहले बाल घर से धो के जाना पड़ता था, वहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता था, वो सिर्फ बाल कट करने का काम करते थे। बट किसी इंसान ने ये पर्टिकुलर सर्विस को देखा होगा, इसका ये नेगेटिव एस्पेक्ट समझा होगा, तो उसने इस चीज़ की इजाद की कि अब सैलून्स में ही आपको बाल धोने की फैसिलिटी मिलेगी। आजकल तो पता नहीं कौन कौन सी फैसिलिटीज़ वो आपको देने लगे हैं वहाँ पे। सो ये क्या है? ये क्रिएटिविटी है। यहाँ लिखा हुआ है कि आप किसी प्रोडक्ट या सर्विस के पॉजिटिव या नेगेटिव एट्रीब्यूट को देखते हैं और वहाँ से आपको आइडिया आता है अपने बिजनेस फर्म के लिए, अपने वेंचर के लिए, अपने एंटरप्राइज के लिए। ठीक है। सेकेंड है फ्री एसोसिएशन, whereby an entrepreneur develops a new idea through a chain of word associations etc. फ्री एसोसिएशन में ये बोलते हैं एंटरप्रेन्योर नया आइडिया ले लेता है वर्ड्स की एसोसिएशन, मतलब डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स की चेन्स की एसोसिएशन से। ठीक है। तो कोई भी तरीका हो सकता है क्रिएटिविटी से आइडिया जनरेट करने का। देयर आर मेनी वेज, बट यहाँ पे इन्होंने सिर्फ 2 ही एक्सप्लेन किए हुए हैं, तो आप ये 2 ही एक्सप्लेन कर दीजिएगा अपने पेपर में। नाउ लेट्स मूव टू थर्ड वन, ब्रेनस्टॉर्मिंग। ये क्या है? ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब होता है एक बार तसल्ली से बैठना, हर एक एस्पेक्ट के बारे में सोचना। लाइक ये एक स्टूडेंट है फॉर से, जो अभी 10th पास किया है, मतलब 10th के एग्जाम्स दिए हैं उसने। ओके। अब इसे अपनी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है कि मुझे लाइफ में करना क्या है, मेरी लाइफ का एम क्या है। क्योंकि जब ये एम के बारे में सोचेगा तभी तो इसको पता चलेगा कि इसको PCM लेना है, PCB लेना है, या फिर कॉमर्स लेना है, या फिर आर्ट्स लेनी है। भाई अगर एम का ही नहीं पता होगा तो इन सब चीज़ों के बारे में कैसे वो करोगे तुम? एम का ही नहीं आइडिया होगा तो कैसे इन सब चीज़ों के बारे में सोचोगे? सो एक बार ये तसल्ली से बैठा 10th एग्जाम के बाद, इसने इंटरनेट, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, यूट्यूब, और पेरेंट्स, सबके आइडियाज सुने हुए थे, सबके आइडियाज सुने हुए थे। अब यहाँ पे बैठ के उसने क्या किया, एक पेन पेपर लिया, सारे एस्पेक्ट्स जो इसने कलेक्ट किए थे ओवर द टाइम इसको पेपर पर लिखे, हर एक एंगल से सोचने की कोशिश की कि मेरा इंटरेस्ट लाइन क्या है, इस पर्टिकुलर फील्ड का क्या फ्यूचर है, मेरे घर में कोई ऐसा है जो मुझे मदद कर पाएगा, मेरे घर में पहले कोई, जैसे अभी मेरी एक कज़न है, चाचू की बेटी प्रियांशी, उसने 10th क्लास के एग्ज़ाम्स दिए। ठीक है। तो उसके लिए ये फैसला बहुत वो था कि मैं आगे चल के क्या करूँ। तो फाइनली शी डिसाइडेड कि मुझे डॉक्टर बनना है, क्योंकि फैमिली में ऑलरेडी 4-5 लोग डॉक्टर्स हैं। ठीक है, जिसमें से मेरी बड़ी बहन भी है। तो और उसके अलावा उसको हेल्प मिल जाएगी, उसके अलावा क्लासेस आराम से अटेंड कर पाएगी विद द फैसिलिटीज़ दैट शी ऑलरेडी हैज़। उसके अलावा उसको और भी मतलब फ्रेंड्स का भी साथ मिल जाएगा, मतलब 1-2 फ्रेंड्स है जो साथ में शी इज़ थिंकिंग कि उनके साथ पढ़ूंगी। तो सारी चीज़ें वो करने के बाद, इवेलुएट करने के बाद शी फाइनली डिसाइडेड कि मुझे डॉक्टरी वाली लाइन में जाना है, तो मैं क्या लूँगी, मैं PCB लूँगी। ठीक है। तो ऐसे ही ब्रेनस्टॉर्मिंग में आप हर एक एस्पेक्ट को आराम से देखते हो, इवैल्यूएट करते हो, प्रोस कॉन्स देखते हो, पेन पेपर लेके बैठते हो, लिखते हो, और फिर फाइनली एक कंक्लूजन वहां से ड्रॉ करते हो। सो
A group of persons sit together and generate a number of business ideas by innovating alternative ways of meeting the needs and solving problems. ऐसा नहीं है brainstorming हमेशा ग्रुप में ही होती है, अकेले भी कर सकते हो, लेकिन if you want, if you have like-minded people, you can sit with them, you can think about things, साथ में एक कोई आइडिया जनरेट करे. जैसे मैं यूजुअली मतलब जब मेरे को अपना पेज स्टार्ट करना था, जिसके बारे में मैंने अपनी पिछली वीडियो में मेंशन किया था, तो मैंने अपनी फ्रेंड पम्पम के साथ बैठ के बहुत ऐसे ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस किए थे. हम दोनों बैठते थे, वो कुछ आइडिया देती थी, वहाँ से मुझे कुछ क्लिक करता था, मैं कुछ आइडिया देती थी, वहाँ से उसे कुछ क्लिक करता था, एक दूसरे को मतलब हम ऐसे मदद करके हम फाइनली एक नतीजे पे पहुँच पाए कि हमें ये पर्टिकुलर चीज़ करनी है. सो अ ग्रुप ऑफ पर्सन सिट टुगेदर एंड जनरेट नंबर ऑफ बिजनेस आइडियाज बाय इनोवेटिंग ऑल्टरनेटिव वेज ऑफ मीटिंग द आइडियाज एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम्स. इट इज यूजुअली एन अनस्ट्रक्चर्ड डिस्कशन इन विच वन आइडिया लीड्स टू अनदर. ये यूजुअली अनस्ट्रक्चर्ड डिस्कशन होते हैं जिसमें एक आइडिया लीड्स टू अनदर वन. जैसे मैंने आपको अभी बोला कि मैं कुछ बोलती थी, वहां से वो लिंक करती थी, वो कुछ बोलती थी, वहां से मैं कुछ लिंक करके कुछ अलग 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 ऐसे वो करते थे. दिस इज वेरी प्रोडक्टिव मेथड फॉर जनरेटिंग एज मेनी आइडियाज एज पॉसिबल. ये बहुत अच्छा तरीका होता है नए 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 और आइडियाज जनरेट करने के लिए. ठीक है, सो ब्रेनस्टॉर्मिंग कैन बी वन ऑप्शन फॉर जनरेटिंग डिफरेंट आइडियाज. देन है हमारा फोकस ग्रुप्स. ये क्या बोलता है? Focus group में these people say that these groups of individuals provide information about the proposed products or services in a structured setting. ये जो groups of individuals होते हैं ना, ये basically आपको एक मतलब प्रोडक्ट या फिर सर्विस के बारे में जो प्रपोज्ड है, मतलब ऑब्वियसली जिसके बारे में सोचा जा रहा है कि इसे लॉन्च करना है, एक स्ट्रक्चर्ड वे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं. इन अ टिपिकल फोकस ग्रुप अ मॉडरेटर फोकसेस द ग्रुप डिस्कशन और व्हाट एवर इशूज आर बीइंग एग्जामिन्ड. एक टिपिकल फोकस ग्रुप में एक मॉडरेटर रहता है जो कि फोकस करता है पूरे ग्रुप का डिस्कशन किस चीज़ पे, इश्यूज जो कि बेसिकली उस प्रोडक्ट या सर्विस के रिगार्डिंग है या फिर उससे रिलेटेड हमें जो सॉर्ट करने हैं. फॉर इंस्टेंस अ फोकस ग्रुप माइट लुक एट अ प्रपोज प्रोडक्ट एंड आंसर स्पेसिफिक आंसर्स asked by the moderators. A focus group can provide an excellent way to generate new ideas and to screen proposed ideas and the concept. इसमें क्या होगा, मॉडरेटर क्वेश्चन पूछेगा, बाकी सब लोग फोकस ग्रुप जो होगा वो आंसर करेगा, वहाँ से अलग अलग आइडियाज जनरेट होंगे, अलग अलग और क्वेश्चंस उठेंगे, फिर उनकी आंसरिंग होगी, फिर इस तरीके से हम एक पर्टिकुलर नतीजे पे पहुँच पाएंगे कि हमें कौन से वाले फील्ड के साथ आगे बढ़ना है, कौन से वाले आइडिया के साथ आगे बढ़ना है. सो अगेन फोकस ग्रुप भी एक बहुत अच्छा तरीका है सही तरीके से आइडिया जनरेट करने का. नेक्स्ट है हमारा मार्केट रिसर्च. मार्केट रिसर्च हमारा लास्ट तरीका है, ठीक है, जिससे हम किसी भी पर्टिकुलर लेन में जाना है या लाइन में जाना है उसके बारे में आइडिया जनरेट कर सकते हैं. दिस इज अ मेथड ऑफ गैदरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द मार्केट. अ सिस्टमैटिक एंड इन डेप्थ स्टडी इज अंडरटेकन टू ऑब्टेन यूजफुल डेटा टू डिटर्मिन डिमांड सप्लाई पोजिशन फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस दैट इज ऑलरेडी अवेलेबल इन द मार्केट. सच अ रिसर्च विल हेल्प इन गेटिंग न्यू आइडियाज फॉर द प्रोडक्ट्स और सर्विसेज. इसमें ज़्यादा कुछ डिस्कशन वाला नहीं है. सिंपल सा लॉजिक ये समझो कि जब कोई इंसान सोचता है कि भैया मुझे मतलब कोई नया बिजनेस शुरू करना है, ठीक है, तो एक उसका बहुत ही ऑब्वियस वो होता है काम कि वो सारे मार्केट्स को जाके एक्सप्लोर करे. अगर आप मार्केट्स को जाके एक्सप्लोर करते हैं, लाइक वंस दिस थिंग हैपेंड दैट फ्यू ऑफ माय कजन्स दे वांटेड टू स्टार्ट अ टेक्सटाइल बिजनेस. ठीक है, तो टेक्सटाइल बिजनेस में भोपाल में जैसे देयर इज दिस बैरागढ़ एरिया, बैरागढ़ में पूरा टेक्सटाइल हब है. तो वो वहाँ पे गए, उन्होंने अलग अलग लोगों से बात करी, होलसेलर्स रिटेलर से बात करी, उनके आइडियाज़ जाने, उनके पॉइंट समझे, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, कहाँ से सामान लाते हैं कहाँ से नहीं लाते, उन सब चीज़ों पे बात करी. तो मार्केट में जाके एक बार देखो कि हो क्या रहा है, लोग किस चीज़ की रिक्वायरमेंट लेके आ रहे हैं, लोगों को क्या चाहिए, लोगों को क्या अट्रैक्ट करे, वो सारे एस्पेक्ट समझो. उससे क्या होगा कि तुम्हें समझ में आएगा कि लोगों की ये नीड है, लोगों की ये रिक्वायरमेंट है, तो तुम अच्छे से समझ पाओगे कि मुझे क्या प्रोडक्ट लाना है कि मैं उन नीड्स को सेटिस्फाई कर पाऊँ. सो ये मेथड ऑलरेडी मतलब बेसिकली सिर्फ उन्हीं प्रोडक्ट्स के बारे में ज़्यादा अच्छे से चलता है जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है. उनमें अगर तुम्हें कुछ चेंजेस लाने हैं या फिर उनसे रिलेटेड कुछ नए प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, देन इन दैट सिनेरियो ये मतलब ये पर्टिकुलर चीज़ आराम से तुम्हारी आइडिया जनरेशन में मदद कर सकती है. ठीक है, सो 5 वेज देखे हमने आइडिया जनरेशन के. फर्स्ट है एनवायरनमेंट स्कैनिंग, मतलब अपने एनवायरनमेंट को स्कैन करो. सेकेंड है क्रिएटिविटी लाओ, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट या फिर नए आइडियाज़ के बारे में
ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, बैठो ग्रुप ऑफ पीपल के साथ, अपनी बात कहो, उनकी बात सुनो, वहाँ से और आइडियाज़ जनरेट करो। फोकस ग्रुप्स की मदद लो, जो कि मॉडरेटर की मदद से पूरा आपके क्वेश्चन आंसर राउंड वाला चीज़ चलाता है। एंड देन मार्केट रिसर्च करो, मार्केट्स में जाके देखो कि क्या चीज़ चाहिए लोगों को, क्या चीज़ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है मार्केट में, क्या और बेहतरीन उसमें हो सकता है, क्या क्या और ऑप्शंस अवेलेबल हो सकते हैं, ठीक है। देन है रोल ऑफ इंट्यूशन। आपकी बुक में जब ये टॉपिक दिया हुआ है जनरेटिंग आइडियाज, उसके बाद एक टेबल दी हुई है, उस टेबल में 2 टॉपिक्स मेंशन है। पहला है रोल ऑफ इंट्यूशन, दूसरा है इवैल्यूएटिंग आइडियाज, ठीक है। तो ये दोनों में क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि लाइफ में हम जब भी कुछ करते हैं, फॉर से मान लो तुम्हारे फ्रेंड्स ने तुम्हें बोला है कि तुम हमारे साथ चल, ठीक है, कहीं लेके जा रहे हैं वो तुम्हें, और इधर बोल रहे हैं तो अपनी फैमिली को मत बता, उनसे झूठ बोल के हमारे साथ चल। समझ में आई सिचुएशन क्या है, ठीक है। मेरे को बनाते बनाते थोड़ा टाइम लग गया, बट एनीवेज अब सिचुएशन क्लियर हो गई है। फर्स्ट से आप हैं, आपके कुछ फ्रेंड्स हैं ऑन वन साइड और आपकी फैमिली है ऑन अदर साइड। आपकी फैमिली के साथ अच्छी खासी वो है, मतलब आप यूजुअली उनकी बात मानते हो, अच्छे टर्म्स हैं, ऐसे कुछ छुपाना वाला काम नहीं होता। आपके फ्रेंड्स थोड़े मस्तीखोर हैं, तो उन्होंने एक दिन आपको बोला कि हमारे साथ आउट ऑफ सिटी चल, आउटस्कर्ट्स पे चलेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, चिल करेंगे, नया नया सुट्टा फूकना सीखा है, ये सब फालतू हरकतें करके आएंगे। अब आपका भी समवट मन तो है, क्योंकि एक एज आती है जब ये फालतू चीज़ें करने का बहुत मन होता है, तो आपका भी मन तो है, यू वर लाइक ठीक है, पर आपको ये भी पता है आपके फैमिली मेम्बर मानेंगे नहीं। तो आपको आपके दोस्तों ने बोला कि तू उनको बताई मत, तू उनको बोल स्कूल जा रहा हूँ और हम चलेंगे बंक करके वहाँ। अब ऐसे सिनेरियो में आप अपने घर वालों से सच बोलते हो या झूठ बोलते हो, आप अपने दोस्तों के साथ जाते हो या नहीं जाते हो, डायरेक्टली स्कूल जाते हो। ये सारी चीज़ें ना इस चीज़ पे बेस्ड होगी कि आपका मन क्या बोल रहा है, आपको अंदर से क्या गट फीलिंग आ रही है, आपको क्या लग रहा है, मुझे इधर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, मुझे घर वालों से झूठ बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। कई बार ना हमारे इंट्यूशंस हमें बता देती है, हमारी गट फीलिंग हमें बता देती है ये चीज़ गलत है, ये नहीं करनी चाहिए, ये चीज़ सही नहीं है। आउट ऑफ ये सारी चीज़ें ये चीज़ सही लग रही है, तो वो गट फीलिंग का बहुत ज़्यादा रोल होता है। सेम चीज़ हम एंटरप्रेन्योरशिप में अप्लाई करेंगे, सेम चीज़ हम आइडिया जनरेशन में अप्लाई करेंगे। ये बोलते हैं कई बार बहुत डिफिकल्ट हो जाता है आइडिया जनरेशन, लेकिन उस टाइम पे आपको अपने गट्स की सुननी चाहिए, आपको अपने गट फीलिंग पे जाना चाहिए, वो क्या बोल रहा है, वो क्या चाह रहा है, और उसके बेसिस पे डिसाइड कर लो तुम्हें कौन से ऑप्शन के साथ आगे बढ़ना है। So it says intuition is a cognitive process whereby we subconsciously make decisions based on our cumulative knowledge and experiences. It is being called that aha feeling that you get when your internal search engine hits its mark. जब कुछ ऐसा होता है जो हमें चाहिए होता है, लाइक अगर मान लीजिए मेरा सुबह से मन कर रहा था, सुबह से मुझे क्रेविंग हो रही थी, मुझे जलेबी खानी है, ठीक है, और रक्षाबंधन का भी टाइम है, तो मेरे भाई ने सोचा मैं अपनी बहन को क्या ऐसा ला के दूँ जो उसको पसंद है, ठीक है, बियॉन्ड द मटीरियलिस्टिक थिंग्स। तो वो शाम को जब मैं घर गई और मुझे सुबह से क्रेविंग हो रही थी, आई डिडंट टेल एनीबडी दैट मुझे क्रेविंग हो रही है जलेबी खाने की, और शाम को जैसे ही मैं घर गई आई सॉ माई ब्रदर ब्रॉट जलेबीज फॉर मी, कि तेरे को जलेबी बहुत पसंद है ना, लिखा। तो वो उस जलेबी को कंज्यूम करके जो एक अंदर से एक सैटिस्फैक्शन वाली भावना आती है ना कि मज़ा आ गया यार ये वाला, उस चीज़ के बारे में बात हो रही है कि आइडियाज़ आपके ऐसे आने चाहिए कि आपको सेटिस्फाई करें, मतलब आपको सिर्फ उसी आइडिया के साथ आगे बढ़ना चाहिए जो तुम्हें अंदर इंटरनली तुम्हारे इस कंटेंट वाली फीलिंग तक पहुंच पाए, जहाँ पे तुम्हारे मन से आवाज़ निकले, ठीक है। फिर they are saying you may have heard it called gut feeling. Although structured methodical approaches to generating ideas are important, intuition also plays an important role. ये बोलता है दो स्ट्रक्चर्ड वाला जो सिस्टमैटिक प्लानिंग है वो ज़रूरी होता है, हम मानते हैं बिल्कुल ज़रूरी होता है, लेकिन एट द सेम टाइम उसके साथ साथ ये इंट्यूशन वाला रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मतलब इंट्यूशन का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है आइडिया जनरेशन में। लास्ट ये बोलते हैं इंट्यूशन कैन बी अ पावरफुल सोर्स ऑफ न्यू आइडियाज इफ़ यू लर्न टू यूज इट। इंट्यूशन बहुत ही पावरफुल सोर्स ऑफ आइडिया होता है न्यू आइडियाज जनरेट करने के लिए, अगर आप इसे ढंग से इस्तेमाल करते हैं तो।
ठीक है। तो आइडिया जनरेशन में कहीं ना कहीं हमारे इंट्यूशंस का भी रोल होता है, हमारी गट फीलिंग का भी रोल होता है, और हमें वही आइडिया पेन डाउन करना चाहिए जो हमें इंटरनली कंटेंट फील करा दे। उसके बारे में सोचते ही हमारे मन से एक स्पार्क निकले और हमारे मन से ये आवाज़ निकले आह वाली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है इवैल्यूएटिंग आइडियाज़। यहाँ हम जो आइडियाज़ हमारे दिमाग में आ रहे हैं उनका इवैल्यूएशन करने वाले हैं। सो दे से ऑल्दो जनरेटिंग आइडियाज इज एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस फॉर एंटरप्रेन्योर्स, इट इज ओनली हाफ द बैटल। हम मानते हैं आइडिया जनरेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन आपने आइडिया जनरेट कर लिया तो आप समझें आपकी पूरी बैटल आपने लड़ ली है, ऐसा नहीं है। एक्सक्यूज मी, इट इज ओनली हाफ द बैटल, ये आधी ही लड़ाई आपकी अभी पूरी हुई है। Look at ideas carefully before taking action and proceeding any further with an entrepreneurial venture. When in the market for a new computer or car, does one take the first one that one sees most would? One shops around, one looks at each possibility in order to determine which is best to meet the needs and fit the available budget. This process is just as important in evaluating entrepreneurial ideas. ये बोलते हैं जब भी आप कुछ चीज़ खरीदने जाते हो, ठीक है, जब भी आप कोई चीज़ खरीदने जाते हो, स्पेशली बड़ी चीज़ खरीदने जाते हो, तो क्या पहली जो गाड़ी आप देखते हो, फर्स्ट से कार खरीदने गए हो तो पहली जो गाड़ी खरीदो देखोगे वही खरीद लोगे क्या? इवैल्यूएशन नहीं करोगे, तुम थोड़ा सोच के देखो। तुम कोई महंगी चीज़ खरीद रहे हो, ठीक है, तुम स्टूडेंट्स हो तो तुम्हारे लिए 1500-2000 की चीज़ आई गेस महंगी होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि मेरे लिए मेरे टाइम पे 500 की चीज़ महंगी हुआ करती थी, लेकिन आज के स्टूडेंट्स ऑब्वियसली थोड़े और ज़्यादा इन्फ्लेशन वाली जगह में रह रहे हैं, तो 1500-2000 की चीज़ तुम लोगों के अकॉर्डिंग महंगी होनी चाहिए। तो जब तुम ऐसी कोई चीज़ खरीदोगे जिसमें तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे स्पेंड करने हैं, तो क्या तुम उसमें 2-4 ऑप्शंस नहीं देखोगे? क्या पहला ऑप्शन देख के यूल बी लाइक हाँ आई एम गोइंग टू बाय दिस ओनली? हाँ, कुछ फ्यू पीपल आर लाइक दैट ओनली, जो पहला ऑप्शन देखते हैं वो खरीद के निकल जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम पीपल इवैल्यूएट करते हैं, अलग अलग ऑप्शंस देखते हैं। तो इवैल्यूएटिंग आइडियाज़ में भी यही है कि आपको अलग अलग चीज़ें देखनी है, उसके बाद उनके प्रोज कॉन्स देखने के बाद एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट करना है। After all, one wants to pursue the option that's going to allow one to best meet one's goals given the resources one has available. This section discusses why evaluation is important and looks at different ways to evaluate. Okay, so basically दे आर सेइंग कि भैया बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्यों ज़रूरी हो जाता है इवैल्यूएशन? क्योंकि यही चीज़ आप ओवर द टाइम करोगे, मतलब आपको रेस्ट ऑफ द लाइफ शायद आपका यही बिजनेस परस्यू करना है, तो क्यों ना आप ऐसी चीज़ में अपना कदम बिठाओ जो आपको हमेशा के लिए इंटरेस्टिंग लगे। जैसे 10th क्लास के बाद लिया हुआ फैसला कि पीसीबी लेना है, पीसीएम लेना है, कॉमर्स लेना है, आर्ट्स लेना है, ये आपके लाइफ टाइम के फैसले को चेंज कर देता है। क्यों? क्योंकि अगर आपने कॉमर्स ले लिया तो आप या तो सीए बनोगे, सीएमए बनोगे, सीएस बनोगे, लॉयर बनोगे, राइट, या एमबीए कर लोगे आगे चल के। डॉक्टर तो नहीं बन सकते ना, लाइन तो नहीं बिल्कुल चेंज होएगी, तो रेस्ट ऑफ द लाइफ आपको ऐसे ही जीना पड़ेगा। तो इस फैसले को आपको बहुत सही तरीके से लेना चाहिए। तो वही चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है कि जब कोई एंटरप्रेन्योर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस को चुनता है तो उसको, या एक आइडिया को चुनता है, तो उसे उसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि रेस्ट ऑफ द लाइफ वो उसी चीज़ को परस्यू करने वाला है, ठीक है। तो इवैल्यूएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके बाद एक और टॉपिक है इवैल्यूएशन से रिलेटेड, लेकिन वो हम कवर करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। इस टॉपिक के लिए मेनली हमने यही चीज़ वो करी थी कि जनरेटिंग आइडियाज़ के जो ऑप्शंस होते हैं वो क्या क्या होते हैं वो हम कंप्लीट कर ले। सो यहाँ ये वीडियो कंप्लीट होता है। होप आपको सब कुछ समझ में आया, अच्छे से समझ में आया। कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स लिख सकते हैं अगर कोई हैं तो, प्लस राइटिंग प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि अल्टीमेटली पता है क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप में एक चीज़ है जो मैं आपको बहुत क्लियरली बताती हूँ, जहाँ आपको दिक्कत जाएगी। हर एक चैप्टर में, हर एक लाइन में ऑलमोस्ट सिमिलर चीज़ें बोली गई हैं। लाइक एंटरप्रेन्योर फर्स्ट चैप्टर जो शुरू हुआ था उसमें एंटरप्रेन्योर के बारे में जो बोला हुआ है वही चीज़ रिपीट होती है 3rd चैप्टर में भी, 4th चैप्टर में भी, और मतलब कुछ भी ऐसा नया नहीं है, हर एक चैप्टर में चीज़ें रिपीट होंगी। अगर ऐसा होता है ना, तो पेपर में आंसर लिखते हुए सबसे बड़ी कठिनाई ये होती है कि नया कंटेंट कैसे लाएं। फर्स्ट आंसर में आपने जो चीज़ लिखी है सेम उठा के अगर तुम 3rd आंसर में लिख दोगे ना, एग्जामिनर डिसअपॉइंट हो जाएगा। तुम्हें दोनों के लिए नया कंटेंट चाहिए होगा, और ये तुम्हारा हो पाएगा अगर तुम्हें राइटिंग प्रैक्टिस की आदत है। अगर तुमने राइटिंग कभी नहीं की ना, डायरेक्टली तुम पेपर में बैठोगे लिखने के लिए, तो भैया वाट लग जाएगी।
सिंपल सी बात है। सो थोड़ा सा राइटिंग प्रैक्टिस को ले लो सीरियसली, करना शुरू कर दो, कंटेंट रेडी रखो, हमें पेपर में बहुत अच्छा परफॉर्म करना है, ठीक है। दैट्स इट। अगर आपको कोई भी वीडियो यूट्यूब पे ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है, वैसे तो लिंक सारे अवेलेबल हैं, नोट्स के भी लिंक अवेलेबल हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लेकिन फिर भी अगर कोई वीडियो आपको ढूंढने में कठिनाई हो रही है तो आप उसे वेबसाइट पे देख सकते हैं। वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए यू हैव टू जस्ट टाइप magnetbrains.com गूगल पे। अच्छा, कुछ बच्चों को अभी तक लगता है द नेम इज मैग्नेटिक ब्रेन। अभी डे बिफोर येस्टरडे मैं अपने दोस्त के साथ घूमने गई थी, तो उसकी छोटी बहन भी साथ में आई थी, तो शी वाज लाइक दीदी मैं अभी आप ही की वीडियोस देख रही थी मैग्नेटिक ब्रेन्स पे। तो इट्स मैग्नेट ब्रेन्स, मतलब अभी भी नाम आप लोग अच्छे से नहीं जान पाए हैं। देखिए वेबसाइट एक्सेस करने के लिए magnetbrains.com आपको टाइप करना पड़ेगा। जैसे आप टाइप करेंगे वेब पेज खुलेगा, वेब पेज पे यू हैव टू क्लिक ऑन दिस CBSE K-12 इंग्लिश मीडियम। यहाँ पे आपको क्लास 11 पे क्लिक करना पड़ेगा और आपको 11th की सारे टीचर्स दिख जाएंगे, जैसे कि पायल मैम बिजनेस स्टडीज़ और एंटरप्रेन्योरशिप दोनों में दिखेंगी। आपको जो सब्जेक्ट पढ़ना है आप उस पर क्लिक करिएगा, उसके बाद आपके लेक्चर्स लाइन से आपको दिख जाएंगे। जो लेक्चर देखना है उसका ड्यूरेशन पता चल जाएगा, हर चैप्टर में कितने लेक्चर्स है वो पता चल जाएगा, एंड वो देखते क्लिक करते ही आपको वीडियो देखने का मौका मिलेगा, सुनहरा अवसर मिलेगा वीडियो देखने का। चलिए, तो वीडियो देख के अपने डाउट्स जो भी होंगे नीचे लिख दीजिएगा, एंड दैट्स इट। मैग्नेट ब्रेन्स को थैंक यू बोल दीजिएगा। मैग्नेट ब्रेन्स 100% फ्री एजुकेशन देता है, सो उस चीज़ का फ़ायदा उठाइए एंड जुड़े रहिए हमारे साथ जैसे आज तक जुड़े हुए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।